हेलो बच्चों। तो हम डिस्कस कर रहे हैं आपसे प्यूरिफिकेशन। और जब हम प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो हमारे पास अब लास्ट मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन रहता है विच इज़ मोस्ट एडवांस्ड मेथड, मोस्ट इफेक्टिव एफिशिएंट मेथड है, एंड दैट इज़ क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी, क्रोमा वर्ड बना है कलर से, तो ये कलर पर बेस्ड थोड़ा टेक्निक है और ये सबसे रीसेंट है एंड मोस्ट एफिशिएंट टेक्निक जिसको टिसेट ने यूज़ किया था सबसे पहले। सो इट इज़ रीसेंट एंड मोस्ट एफिशिएंट technique first used by Tusset। जो क्रोमेटोग्राफी है ये बेसिकली सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द मिक्सचर पर बेस्ड है। जैसे हमारे पास कोई मिक्सचर है जिसमें कंपोनेंट 1 है, 2 है, 3 है, इस टाइप से कंपोनेंट है, तो इन कंपोनेंट का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होगा। कहाँ अलग अलग होगा? दो फेजेस पर होगा। एक होती है स्टेशनरी और एक होती है मोबाइल या मूविंग फेज। तो क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन, समझाएंगे भी अभी, सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट of a mixture between two phases। और वो कौन कौन सी फेजेस हैं? एक है स्टेशनरी और दूसरी है मोबाइल, या जिसको मूविंग बोलते हैं। दो फेजेस हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, जब इसमें हमने कह दिया कि एक मूविंग फेज है और एक स्टेशनरी है, तो मूविंग फेज पर जो कंपोनेंट्स 1, 2, 3 के चलने की रेट होती है, मूव करने की रेट होती है, वो अलग अलग है। एक बहुत फास्ट चलेगा, एक थोड़ा स्लो चलेगा, एक और स्लो चलेगा। तो जो सबसे फास्ट चलेगा वो सबसे दूर हो जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट से, जो स्लो चलेगा वो बीच में रह जाएगा, और जो वेरी स्लो रहेगा वो स्टार्टिंग पॉइंट के पास होगा। इस तरीके से आप तीनों को अलग अलग देख सकते हैं। तीनों ने शुरू एक ही जगह से किया था, यहाँ से शुरू किया था, लेकिन एक बहुत फास्ट चला गया, वो यहाँ तक आ गया। एक थोड़ा स्लो चला, वो यहाँ तक रह गया। एक और स्लो चला, वो यहाँ तक रह गया। अब आप इनको अलग अलग देख सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं डिफरेंट constituents migrate at different rate through the stationary phase। स्टेशनरी फेज के ऊपर ये फेज हो गई। इसके ऊपर एक कंपोनेंट 1 के चलने की रेट बहुत फास्ट है, 2 की स्लो है और 3 की सबसे स्लो है। अब इस क्रोमेटोग्राफी में हमारे पास हैं टाइप्स, कैसी कैसी क्रोमेटोग्राफी हो सकती है, जिसमें मोबाइल फेज क्या है और स्टेशनरी फेज क्या है।
तो यहाँ हम लिख लेते हैं टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। एंड मोबाइल फेज क्या है, स्टेशनरी फेज क्या है। फर्स्ट इज एडजॉर्प्शन और कॉलम क्रोमेटोग्राफी। एडजॉर्प्शन और कॉलम क्रोमेटोग्राफी, इसमें मोबाइल फेज लिक्विड है और स्टेशनरी फेज सॉलिड है। सेकेंड वन, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। जिसको हम इन शॉर्ट TLC बोलते हैं। इसमें मोबाइल फेज लिक्विड और स्टेशनरी फेज सॉलिड है। थर्ड वन, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। इसको इन शॉर्ट HPLC बोलते हैं, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। इसमें भी मोबाइल फेज लिक्विड है और सॉलिड फेज स्टेशनरी है। फोर्थ वन, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। GLC। अब गैस आ गया है तो मोबाइल फेज यहाँ गैस है और स्टेशनरी फेज लिक्विड है। एंड फिफ्थ वन इज द पेपर क्रोमेटोग्राफी। जिसको हम लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं। इसमें लिक्विड ही मोबाइल फेज है और लिक्विड ही स्टेशनरी फेज है। अब क्रोमेटोग्राफी यानी सेपरेशन कंपोनेंट 1, 2 और 3 को हम किस तरीके से सेपरेट कर रहे हैं, क्या प्रिंसिपल बेस यूज़ कर रहे हैं, किस प्रिंसिपल पर यूज़ कर रहे हैं, उसके हिसाब से हमारे पास दो तरह की क्रोमेटोग्राफी हो जाती है। ये तो टाइप है। प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक है एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी और दूसरी है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। ये जो हमने क्रोमेटोग्राफी आपको बताई, जैसे एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी या थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, ये दोनों एक ही प्रिंसिपल पर बेस्ड है, दैट इज एडजॉर्प्शन। HPLC इज नॉट द पार्ट ऑफ सिलेबस। या गैस क्रोमेटोग्राफी हमारे पास सिलेबस में नहीं है, पूरे सिलेबस में नहीं है। तो टाइप तो ज़रूर है, इसमें इंपॉर्टेंट है कि मोबाइल फेज़ क्या थी और स्टेशनरी फेज़ क्या है। तो अब हम बात करते हैं एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी की। इसमें हम, जैसा नाम से पता चल रहा है कि एडजॉर्प्शन कराएंगे। अब जो हमारे पास वेरियस कंपोनेंट का मिक्सचर है जिसमें कंपोनेंट 1, 2, 3 हो सकते हैं, इनका एडजॉर्प्शन अलग अलग एक्सटेंट पर होगा। मतलब कोई ज़्यादा एडजॉर्ब होगा और कोई कम एडजॉर्ब होगा। तो एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी का बेसिक प्रिंसिपल है डिफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ द वेरियस कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर ऑन एन एडजॉर्बेंट, सुटेबल एडजॉर्बेंट लाइक एज सिलिका जेल या एल्यूमिना, कोई भी हम एडजॉर्बेंट ले सकते हैं। तो मिक्सचर को हमने एडजॉर्ब कराना है इसमें। तो यहाँ होगा हमारा डिफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ वेरियस कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर
on a suitable component, suitable adsorbent, like सिलिका जेल ले सकते हैं या फिर एल्यूमिना ले सकते हैं। अब एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी के फर्स्ट टाइप, कॉलम क्रोमेटोग्राफी। जो अभी हमने किया था, जिसमें मोबाइल फेज थी हमारी लिक्विड और स्टेशनरी फेज थी सॉलिड। इस कॉलम क्रोमेटोग्राफी में हम क्या करते हैं, अब थोड़ा ठीक से आपको क्लियर होना शुरू होगा। देखिए कि हमने एक यहाँ ग्लास ट्यूब ले ली और यहाँ हमने नॉब लगा दी, ठीक। और इसके अंदर हमने सपोज कोई एड्सॉर्बेंट लाइक सिलिका जेल भर दिया, या एल्यूमिना भर सकते हैं। और हमारे पास यहाँ कोई एक मिक्सचर है जिसमें से हमें कंपोनेंट को अलग करना है, वो हमने यहाँ डाल दिया। तो जो मिक्सचर है उसमें जो कंपोनेंट है 1 2 3 जो भी कंपोनेंट है, ये एड्सॉर्बेंट जिस पर एड्सॉर्ब होना है उस पर अलग अलग एक्सटेंट से एड्सॉर्ब होंगे। कोई ज़्यादा एड्सॉर्ब होगा, कोई कम एड्सॉर्ब होगा। तो हमने यहाँ सबको एड्सॉर्ब करा दिया। मान लेते हैं ये सारा एड्सॉर्ब हो गया, ये इस तरीके से एड्सॉर्ब हो गया। किसी का एड्सॉर्प्शन कम, किसी का एड्सॉर्प्शन ज़्यादा। तो हमारे पास जो एड्सॉर्बेंट है, जो सिलिका जेल है, वो है हमारे पास स्टेशनरी, और ये हमारे पास सॉलिड है। अब क्या करना है, अब हम इसमें दूसरे टर्म पर, ये पहला पार्ट था और ये दूसरा पार्ट था, कोई एक सॉल्वेंट डालते हैं, सॉल्वेंट विद द लो पोलैरिटी। और उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट को यहां पर हम इल्यूएंट बोलते हैं। इल्यूएंट लो पोलैरिटी का डालेंगे, हाई पोलैरिटी का नहीं। अब ये सिलिका जेल था हमारे पास ऐसे, और इस पर मान लो कुछ तो स्ट्रांगली एड्सॉर्ब हो गए और कुछ थोड़ा कम एड्सॉर्ब हुए हैं, और हो सकता है कुछ एक वाइट वाले और कम एड्सॉर्ब हो। तो जो एड्सॉर्प्शन जिसका कम हुआ है, क्योंकि एड्सॉर्प्शन बेसिकली पोलैरिटी प्रिंसिपल पर बेस्ड है, तो जिनका एड्सॉर्प्शन कम हुआ है उनकी लो पोलैरिटी होगी। और जो हमने सॉल्वेंट पहले डाला है उसकी भी पोलैरिटी लो है। लो पोलैरिटी एड्सॉर्ब, और सॉल्वेंट ऐड किया हमने लो पोलैरिटी का। तो अब जो लो पोलैरिटी का सब्सटेंस एड्सॉर्ब हुआ है वो लो पोलैरिटी के इल्यूएंट में आसानी से डिसॉल्व हो जाएगा, और डिसॉल्व होकर वो बाहर आ जाएगा। लेकिन जिनकी पोलैरिटी हाई थी, जो स्ट्रांगली थोड़ा एड्सॉर्ब हो गए थे, वो लो पोलैरिटी में डिसॉल्व नहीं होंगे। तो अब अगर हम इसी ग्लास ट्यूब को लिखें यहाँ ऐसे, और हमने स्टेप 1 में सॉल्वेंट 1 डाल दिया, इल्यूएंट 1, तो इस इल्यूएंट 1 से अब हमारा ये जो सिलिका जेल है इस पर सिर्फ एड्सॉर्ब रह जाएगा हमारे पास, एक तो ये स्ट्रांगली एड्सॉर्ब और एक ये थोड़ा वीकली एड्सॉर्ब। वेरी वीकली जो वाइट वाला है वो यहाँ से आ जाएगा, बाहर आ गया सॉल्वेंट के साथ। तो इसमें से हमने कंपोनेंट 1 को अलग कर लिया, ये कंपोनेंट 1 आ गया। अब इसी के अंदर हम सॉल्वेंट 2 डालेंगे, यहाँ अब 2 सॉल्वेंट डालेंगे,
यानी अब हम नेक्स्ट पेज पर लिख लेते हैं सॉल्वेंट 2 या इल्यूएंट 2, जिसकी पोलैरिटी हाई होगी, थोड़ी हाई होगी। किससे हाई होगी? इल्यूएंट 1 से। वो इसलिए क्योंकि अब जब हमें यहाँ पर देखें तो हमारे पास इस सिलिका जेल पर, इस सरफेस पर स्ट्रांगली एडजॉर्ब भी है और थोड़ा वीकली एडजॉर्ब भी है, वेरी वीकली नहीं है। तो अब हमारे पास यहाँ पर इल्यूएंट 2 आ गया, जिसकी पोलैरिटी ज़्यादा है। और अगर इल्यूएंट 2 आ जाएगा तो इल्यूएंट 2 ग्रीन कलर को या इस कंपोनेंट 2 को अपने साथ लेकर आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर इल्यूएंट 2 की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। तो अब हमारे पास सॉल्वेंट या इल्यूएंट 2 के साथ कंपोनेंट 2 बाहर आ गया। नाउ व्हाट इज़ लेफ्ट आउट? अब हमारे पास सिर्फ बचता है कंपोनेंट नंबर 3। ये हमारे पास सिलिका जेल हो गया और इस पर एडजॉर्ब है, स्ट्रांगली एडजॉर्ब है ये कंपोनेंट, ऐसे। अब आपने क्या किया, यहाँ पर इल्यूएंट 3 डाल दिया, जिसकी पोलैरिटी इल्यूएंट 2 से भी ज़्यादा थी और नेचुरली इल्यूएंट 1 से भी ज़्यादा है पोलैरिटी। हम सबसे पहले स्ट्रॉन्ग पोलर नहीं डालेंगे। स्ट्रॉन्ग पोलर क्यों नहीं डालेंगे? क्योंकि स्ट्रॉन्ग पोलर अगर डाला तो वो हाई पोलैरिटी वाले को भी डिसॉल्व कर लेगा और लो पोलैरिटी यानी सभी के सभी बाहर आ जाएंगे। अब जब आप इल्यूएंट 3 डालेंगे जिसकी पोलैरिटी हाई है, तो आपने अब यहाँ देखें तो ये वाला पार्ट यहाँ से बाहर आ जाएगा, यानी थर्ड कंपोनेंट बाहर आ जाएगा। तो आपको जो इल्यूएंट डालना है, यानी इल्यूजन जो करना है, इल्यूजन मतलब इल्यूएंट डालना है। तो लो पोलैरिटी सॉल्वेंट टू हाई पोलैरिटी सॉल्वेंट ऐड करना पड़ेगा। इस तरीके से हम मोबाइल फेज के थ्रू इनको सेपरेट कर लेते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लिखें यहाँ कि हमारे पास एक मिक्सचर है, किसका? नैफ्थलीन एंड बेंजोफिनॉन का। बेंजोफिनॉन कीटोन होता है और ये हो गया हमारा बेंजोफिनॉन। इसमें पोलैरिटी है, नैफ्थलीन में पोलैरिटी नहीं है, ये हो गया। तो अगर हम इन दो को एल्यूमिना के ऊपर एडजॉर्ब करा दें, तो बेंजोफिनॉन ज़्यादा स्ट्रांगली एडजॉर्ब होगा इन कंपैरिजन टू नैफ्थलीन। अब क्या करें? तो अब इस मिक्सचर में हम पहला सॉल्वेंट या इल्यूएंट लो पोलैरिटी का डालेंगे, लाइक एज बेंजीन। तो हमने बेंजीन डाला, बेंजीन हो गया हमारा मोबाइल फेज, और ये बेंजीन अपने साथ नैफ्थलीन को बाहर निकाल देगा, क्योंकि बेंजीन लो पोलर है या नॉन पोलर है, ऐसा कहना चाहिए हमें, नॉन पोलर है।
तो अब हमारे पास कौन रह जाएगा एल्यूमिना पर? लेफ्ट ओनली बेंजोफिनॉल। फिर हम थोड़ा हाई पोलैरिटी का डाल देंगे और बेंजोफिनॉल को भी बाहर कर लेंगे। इस तरीके से हम इनको यूज कर सकते हैं। हम थोड़ा एड्सॉर्बेंट की बात करें तो हमने दो एड्सॉर्बेंट तो आपको बता दिए, जैसे एल्यूमिना सिलिका जेल। इसमें हम मैग्नीशियम ऑक्साइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। एल्यूमिना तो है ही है, Al2O3। सेल्यूलोज का इस्तेमाल कर सकते हैं, सेल्यूलोज पाउडर। सिलिका जेल का एक्टिव एनिमल चारकोल। इन सब का इस्तेमाल हम यहाँ कर सकते हैं। अब अगर हम सॉल्वेंट या इल्यूएंट की बात करें तो इल्यूएंट में हम बेंजीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, इनफैक्ट वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हम रबिंग अल्कोहल भी बोलते हैं, जिसका यूज़ सैनिटाइज़र बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए इसको रबिंग अल्कोहल भी बोलते हैं। तो ये तो था हमारे पास एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, जिसमें हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी पढ़ा हमने, प्रिंसिपल था एड्सॉर्प्शन का। अब दूसरा आता है हमारे पास थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। TLC। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी क्या है? देखो जी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में हम एक एड्सॉर्बेंट लेते हैं, लाइक सिलिका जेल एल्यूमिना, और उसको हम एक प्लास्टिक या ग्लास की प्लेट के ऊपर स्प्रेड कर लेते हैं, और उस ग्लास प्लेट, उस ग्लास स्ट्रिप के ऊपर हम पेंसिल से दो लाइनें लगा देते हैं, एक स्टार्टिंग लाइन और एक फिनिश लाइन। कैसे है देखिए, हमने क्या किया, एक ऐसा जार ले लिया, ग्लास जार। ये रहा हमारा ग्लास जार। ये ग्लास जार हो गया। इसके अंदर हमने एक स्ट्रिप लगा दी, ग्लास की स्ट्रिप ऐसे, जिसके ऊपर हमने कोटिंग कर दी है किसकी? एल्यूमिना या सिलिका जेल की। और यहाँ हमने एक लाइन लगा दी, जिसको हम स्टार्टिंग लाइन बोलते हैं। दिस इज द स्टार्टिंग लाइन। और ऊपर भी एक लाइन लगा दी, जिसको हम बोलते हैं फिनिश लाइन, या इसको हम सॉल्वेंट फ्रंट भी बोलते हैं। बहुत थिन लेयर लगाते हैं, बहुत ज़्यादा थिक नहीं होती है, 0.2 mm की थिकनेस होगी इसकी। इसके ऊपर हमने, इस ग्लास प्लेट के ऊपर हमने एल्यूमिना या सिलिका जेल की कोटिंग कर दी है, और इन दो लाइन के बीच में लगभग 1 सेंटीमीटर या उससे बड़ा का डिस्टेंस रख लेते हैं। अब क्या करते हैं हम, एक कैपिलरी की हेल्प से जो भी हमारे पास मिक्सचर है उसको हम यहाँ पर ड्रॉप कर देते हैं, डाल देते हैं। तो ये हमारे पास है मिक्सचर। अब क्या करते हैं कि इसके अंदर हम एक सुटेबल सॉल्वेंट भरते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि सॉल्वेंट जो है वो स्टार्टिंग लाइन से उसकी जो लेयर है या उसका जो लेवल है नीचे ही रखना है। नाउ व्हाट विल हैपन, अब क्या होगा कि ड्यू टू द कैपिलरी एक्शन ये सॉल्वेंट ऊपर की तरफ चलेगा, ऐसे कैपिलरी एक्शन से। और मिक्सचर में जो सबसे ज़्यादा, जो कंपोनेंट सबसे ज़्यादा
इस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो सकेगा वो इसके साथ ऊपर की तरफ बढ़ने लगेगा ऐसे। तो यहाँ तक आते आते हमारा कंपोनेंट 1 मान लो आ गया। फिर हो सकता है कि कोई कंपोनेंट 2 हो जो कम डिज़ोल्व होता हो, तो वो थोड़ी दूर तक चलेगा और रुक जाएगा यहाँ तक। ये 2 कंपोनेंट हो गए। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि कोई थर्ड कंपोनेंट हो वो और कम एब्जॉर्ब होता हो, तो वो यहाँ तक रुक जाएगा और सॉल्वेंट पहले कंपोनेंट से भी ऊपर तक यहाँ तक निकल जाएगा, यहाँ तक पहुँच जाएगा सॉल्वेंट। तो इस तरीके से हमारे पास जो ग्लास स्ट्रिप मिलेगी, ये ग्लास स्ट्रिप यहाँ स्टार्टिंग लाइन से अलग अलग कंपोनेंट थे, यहाँ ऊपर तक यहाँ तक पहुँच जाएंगे। अब मान लेते हैं कि हमारे पास कंपोनेंट 3 यहीं तक रुक गया, ये 3 है। कंपोनेंट 2 यहाँ तक आ गया, ये 2 है। कंपोनेंट 1 यहाँ तक चला गया, ये हमारी स्टार्टिंग लाइन थी और ये हमारी फिनिश लाइन थी, और यहाँ तक पूरा सॉल्वेंट पहुँच गया। तो सपोज़ यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस कवर किया वो x कवर किया, और सॉल्वेंट ने जो डिस्टेंस कवर किया स्टार्टिंग लाइन से वो y कवर किया। तो अब जो वेरियस कंपोनेंट इस TLC में आइडेंटिफाई हुए, उनको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे थ्रू द रिटेंशन फैक्टर RF। तो अब हम इनको रिटेंशन फैक्टर की हेल्प से आइडेंटिफाई करते हैं। सो यहाँ हम लिख सकते हैं द वेरियस कंपोनेंट्स develop on TLC thin layer chromatography plate are identified by the RF यानी रिटेंशन फैक्टर। और ये RF है क्या? RF है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कंपोनेंट 2, 1, 3 कोई भी ले सकते हैं, डिवाइड बाय द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट फ्रंट, यानी सॉल्वेंट ने जिस डिस्टेंस कवर किया, तो ये डिस्टेंस था x और ये डिस्टेंस था हमारे पास y। इस तरीके से हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये जो TLC हमारे पास आया है TLC, इसको हम एग्जामिन कर सकते हैं, इसके कंपोनेंट को हम देख सकते हैं। कहाँ कहाँ देख सकते हैं? हम UV लाइट में देख सकते हैं। अलग अलग कलर आएंगे UV लाइट में। इसको हम कहाँ देख सकते हैं? आयोडीन वेपर्स के साथ देख सकते हैं। जो भी कंपोनेंट आयोडीन को एब्जॉर्ब करेंगे वो ब्राउन स्पॉट की फॉर्म में आ जाएंगे। ऐसे भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम इसको केमिकल मेथड से भी देख सकते हैं। पहले 2 मेथड तो हमारे फिजिकल मेथड है। केमिकल मेथड से कैसे देखें? जो हमारी अमीनो एसिड है उसके लिए हम निन हाइड्रोजन सॉल्यूशन ला सकते हैं। हम उस प्लेट के ऊपर निन हाइड्रोजन सॉल्यूशन डाल दें तो अमीनो एसिड डिटेक्ट हो जाएंगे।
एल्डिहाइड और कीटोन को डिटेक्ट करना है तो हम 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, और ये दोनों पार्ट आपके +2 में आ जाएंगे। तो केमिकल मेथड में हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें अमीनो एसिड को डिटेक्ट करना है, मतलब मिक्सचर में अमीनो एसिड है या नहीं है, उन या हैं तो कहाँ पर हैं, तो अमीनो एसिड को डिटेक्ट करने के लिए हम निनहाइड्रिन का टेस्ट कर सकते हैं, निनहाइड्रिन स्प्रे कर सकते हैं। और अगर हमारे पास एल्डिहाइड या कीटोन्स है तो हम इसको 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन, इन शॉर्ट 2,4 DNP भी कहते हैं और ब्रेडीज रिएजेंट भी बोलते हैं, हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि पेपर पर TLC पर कहाँ कहाँ पर एल्डिहाइड या कीटोन है हमारे पास। तो ये था पार्ट हमारे पास TLC का। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास पेपर क्रोमेटोग्राफी, या जिसको हम पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं। तो नेक्स्ट आएगा हमारे पास पेपर क्रोमेटोग्राफी। और पेपर क्रोमेटोग्राफी पार्टीशन पर बेस्ड है, पार्टीशन प्रिंसिपल पर। दो प्रिंसिपल बताए थे कि एड्सॉर्प्शन पर और पार्टीशन पर, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। अब पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में हमारे पास मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज दोनों ही लिक्विड है। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी इज लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। जिसमें मोबाइल फेज भी लिक्विड है और स्टेशनरी फेज भी लिक्विड है। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक प्लेट के ऊपर ऐसे हमने कोई ग्लास प्लेट ली, ये प्रीवियस केस की तरह, और इस ग्लास प्लेट को के ऊपर हम सेल्यूलोज हम यहाँ सेल्यूलोज की कोटिंग कर देते हैं। अब ये मत समझना कि सेल्यूलोज तो सॉलिड है, नेचुरली सॉलिड है। तो हमने इसके ऊपर एक सेल्यूलोज की कोटिंग कर दी। ये हो गया हमारा सेल्यूलोज। और सेल्यूलोज के ऊपर हम वाटर को एड्सॉर्ब कराते हैं। सबसे पहले वाटर को स्प्रेड करते हैं, वाटर डालते हैं जिससे कि वो केमिकली एड्सॉर्ब हो जाए, केमिकली बाउंड हो जाए। तो सेल्यूलो ऑन सेल्यूलोज वाटर इज केमिकली बाउंडेड, केमिकली बाउंडेड। तो वाटर यहां पर हो गया हमारा स्टेशनरी फेज, लिक्विड है। अब सेम प्रिंसिपल लगाते हैं। अब यहाँ पर हमने फिर से वही ऐसी ही लाइन लगाई, इसको एक जार में डाल दिया और एक सॉल्वेंट लगा दिया यहाँ, सुटेबल सॉल्वेंट। तो ये भी लिक्विड हो गया। यहाँ पर हमने स्पॉट लगाया, अब ये भी ऊपर की तरफ चलेगा, कोई कंपोनेंट ज़्यादा कोई कंपोनेंट कम, ऐसे ही चलेगा। तो यहाँ पर ये भी लिक्विड हो गया, मोबाइल फेज। और सेल्यूलोज के ऊपर जो केमिकली बाउंडेड वाटर है स्टेशनरी, वो भी लिक्विड हो गया। और ये जो प्रिंसिपल है, जैसे हमने कहा पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी पर बेस्ड है। क्यों इसको पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी कहते हैं? क्योंकि जो कंपोनेंट है दे स्पेंड मोर टाइम डिसॉल्व्ड इन स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज पर यानी इस वाटर पर ये ज़्यादा टाइम लगाते हैं और कम टाइम मोबाइल फेज में लगाते हैं, जिसकी वजह से ये
मोबाइल फेज़ के साथ बहुत ज़्यादा टाइम ऊपर तक ट्रैवल नहीं करते। तो कंपाउंड का जो कंपोनेंट है उसका टाइम डिवाइड हो गया बिटवीन द टू फेज, डिवाइड हो गया, पार्टीशन हो गया, इसीलिए हम उसको बोलते हैं पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। जो हमने यहाँ पर मिक्सचर डाला था या जो कंपोनेंट थे वो अपना कुछ टाइम तो लगा देते हैं स्टेशनरी फेज़, वो भी लिक्विड है, और कुछ टाइम डिवाइड कर देते हैं अपना लिक्विड फेज़ में उसके साथ ट्रैवल करने में, सॉल्वेंट के साथ। तो अपने टाइम को डिवाइड करने की वजह से, पार्टीशन करने की वजह से हम इसको पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। तो यहाँ पर हम बेसिक प्रिंसिपल या रीज़न लिख देते हैं इसका। दे स्पेंड मोर टाइम dissolved in the stationary phase and less time in mobile phase. And they are not going up very fast on the paper. जो पेपर है उस पर बहुत फास्ट ट्रेवल नहीं करते। एंड द टेंडेंसी of compound to divide its time between two solvent, दो सॉल्वेंट कौन कौन से हैं? एक तो वाटर है और एक ये हमारे पास लिक्विड है, सॉल्वेंट। और ध्यान रखना है कि स्टेशनरी का जो लिक्विड है और जो मोबाइल फेज का लिक्विड है ये इमिसिबल होते हैं, बिटवीन टू इमिसिएबल सॉल्वेंट ऐसे लिख देते हैं। जैसे अगर हमने एक ले लिया हेक्सेन, एक सॉल्वेंट, और दूसरा ले लिया वाटर, इमिसिएबल है। वाटर हो गया हमारा स्टेशनरी फेज और हेक्सेन हो गया हमारा मोबाइल फेज, इसीलिए इसको हम कहते हैं पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। और ये जो कलर्ड पेपर मिलता है जहाँ पर कलर आते हैं अलग अलग, ये कलर आ गया, ये कलर आ गया, ये कलर आ गया, कंपोनेंट 1 2 3 की जगह से, इसी वजह से इसको बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। और इस स्ट्रिप को हम कहते हैं, जो स्ट्रिप आएगी कलर्ड, उसको हम क्रोमेटोग्राम कहते हैं, नेम्ड एज क्रोमेटोग्राम। तो ये था हमारा पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। इस पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी से हम, या पेपर क्रोमेटोग्राफी से हम डिटर्जेंट्स को, ड्रग्स को या इंसेक्टिसाइड को, या फिर मेटल चिलेट्स को यानी मेटल्स को, पेस्टिसाइड्स अगर हैं, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स, वाइटामिन्स को या फिनॉल्स को सेपरेट कर सकते हैं, प्यूरिफाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा का पूरा बनता है प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस तरीके से हम प्यूरिफिकेशन कर लेते हैं।